नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के एक बेहद ही ख़ास टॉपिक जिसको हम लोग वोकैब बोलते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है और मेजर मार्क्स भी हमको ये दिलाता है। तो स्टूडेंट्स, वोकैब की कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी यात्रा इडियम्स एंड फ्रेजेस से। जैसा कि हमने देखा है कि एसएससी के प्री एग्ज़ाम्स में जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल लगभग इडियम एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करके आएँ। अगर क्वेश्चन इडियम्स और फ्रेजेस से आता है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इडियम्स और फ्रेजेस को हम क्लास में ही लर्न कर लें, क्लास में ही हमको याद होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं क्या। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फ्रेंड्स, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं एक्चुअली ये होते हैं एक्सप्रेशन, या हम इनको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट प्रोवाइड लिटरल मीनिंग बट इम्प्लाइड। शब्दों का ऐसा समूह जो शाब्दिक अर्थ ना देके भावार्थ प्रोवाइड करता हो, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, इडियम्स। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं एक्चुअली दीज आर व्हाट, एक्सप्रेशंस ना। इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हैं क्या, एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, जब इनको हमने लिखा कि ये हैं एक्सप्रेशंस, तो इनके हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग आते हैं 2। एक होता है लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग। लिटरल मीनिंग और क्या होगा, इम्प्लाइड मीनिंग। तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ये लिटरल मीनिंग ना देके ये कौन सा मीनिंग तैयार करते हैं स्टूडेंट, तो ये तैयार करते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। तो इडियम एंड फ्रेजेस की खास बात ये है कि जैसा आपको शब्द दिखेगा शाब्दिक अर्थ वैसा नहीं होगा ना। यहाँ पे शब्द कुछ और होते हैं, उसका अर्थ कुछ और होता है। रीज़न इसका ये रहा है क्योंकि जो डेवलपमेंट है या फिर ऑरिजिन है इडियम और फ्रेजेस का, वो देखा जाए तो हमारे लोकल एरियाज़ के जो कल्चर रहे हैं, ट्रेडिशन रहा है, जो कस्टम रहा है, उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बनाया गया है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर ऐसा बोला जाता है हिंदी में कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन है जो भैंस के सामने आके बीन बजा रहा है और भैंस डांस करेगी। स्टूडेंट्स, हम इसका अलग ही मीनिंग लेते हैं ना। भैंस के आगे बीन बजाना का मतलब क्या होता है, क्या होता है भैंस के आगे बीन बजाना? मतलब किसी पर्सन को आप कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करो ना जिसका मतलब ही वो नहीं समझ रहा है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन का इस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्वाइन का मतलब होता है सुअर। सपोज दैट सुअर जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसके सामने मोतियों का माला फेंक रहे हैं, क्या उसका मतलब वो समझेगी? क्या नहीं समझेगी। वो तो अपना टारगेट पूरा करेगी ना, कहीं पे जाएगी, देखेगी पानी भरा है, कीचड़ है, उसमें जाके लेट जाएगी, उसे अपना टारगेट पूरा करना है। वो आपके मोती के माला का अर्थ नहीं समझ पाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं एक्चुअली ये लिटरल मीनिंग ना दे के क्या देते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग देते हैं। जैसे बोला जाए कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है कि सेम प्रवृत्ति, एक ही प्रवृत्ति के लोग। अब मीनिंग में हमने देखा कि बर्ड से कोई मतलब नहीं है, फेदर से कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंग ही बिल्कुल अलग आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, तो जो इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं ये मीनिंग कैसा तैयार करते हैं, लिटरल नहीं तैयार करते हैं, बल्कि क्या तैयार करते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग तैयार करते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ स्टूडेंट, तो एग्जांपल में जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक इडियम मैंने लिखा किक दी बकेट, किक दी बकेट, ये हमारा इडियम है ना, एक्सप्रेशन है किक दी बकेट। अब अगर इसका हम मीनिंग निकालना चाहें तो लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होगा, किक का मतलब क्या होता है, लात मारना। दी बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी है, तो आप कॉमनली कैसा मीनिंग निकालेंगे कि कोई पर्सन है, वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में बाल्टी रखा है और बाल्टी को क्या करता है, लात से मार देता है।
तो क्या ये मीनिंग निकालेंगे हम लोग? ऐसा मीनिंग बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें किक दी बकेट का मतलब क्या होता है, तो मीनिंग जो तैयार होता है किक द बकेट का मतलब क्या होता है? टू डाई। टू डाई का मतलब क्या होता है? मृत्यु हो जाना, मृत्यु को प्राप्त करना। अब स्टूडेंट्स क्या सिचुएशन रहा होगा जो लोगों ने ऐसा बनाया कि किक द बकेट का मतलब क्या होता है? टू डाई। अक्सर हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, कहानी वगैरह में सुनते हैं कि कोई इंसान जब अपने आप को लटकाता है फांसी पे, ऐसा दिखाया जाता है, या कई बार आपने देखा भी होगा कि वो क्या करेगा, बाल्टी रखेगा, बाल्टी के ऊपर चढ़ेगा, गले में बांधेगा रस्सी, और जब उसको लटकना होता है तो बाल्टी को क्या करेगा, किक करेगा ना, बाल्टी को लात से मारेगा, बाल्टी गिरा, वो इंसान क्या होता है, इंसान भी लटक के मर जाता है। तब इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि किक दी बकेट का मतलब क्या होता है, किक दी बकेट का मतलब क्या होता है? टू डाई। तो फाइनली वी कैन से दैट idioms and phrases are expression which do not provide literal meaning but implied meaning। शब्दों का ऐसा समूह जो शाब्दिक अर्थ ना दे के भावार्थ प्रदान करता हो, उसे हम लोग बोलते क्या है? idioms बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात हम लोग जानेंगे फ्रेजेस के बारे में। अगर हम लोग फ्रेजेस की चर्चा करें तो एक्चुअली फ्रेजेस होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना। डिफिनेशन हम लोग ऐसा तैयार करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन वो अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते क्या हैं? फ्रेज। और ये जो फ्रेज होता है ये अपने मीनिंग को तब कंप्लीट कर पाता है जब इसको हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फ्रेजेस की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जो फ्रेजेस हमारे सामने आते हैं वो दो प्रकार के आएंगे। वो कैसे? स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि सेंटेंस में या कोई एक्सप्रेशन है, वर्ब है, वर्ब के बाद आपको क्या दिखेगा? एडवर्ब दिख सकता है, वर्ब के बाद एडवर्ब दिखेगा, या फिर स्टूडेंट वर्ब के बाद क्या दिख सकता है? वर्ब के बाद दिख सकता है प्रीपोजिशन ना। वर्ब के बाद एडवर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन। तो ध्यान देना, इनको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फ्रेजल वर्ब्स। अगर वर्ब के बाद हमें एडवर्ब दिख रहा है उसे हम लोग बोलते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग एकदम पिकुलियर होता है ना, स्ट्रेंज होता है। जो वर्ब का मीनिंग होगा ना वैसा मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा, इसका मीनिंग एकदम से अलग होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आया है तो इसको हम लोग बोलते क्या है? प्रीपोजिशनल वर्ब ना। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशनल वर्ब। जैसे स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें लुक, तो लुक का मतलब क्या हुआ? देखना। बट जब हम लुक के बाद आफ्टर लगाते हैं ना, लुक आफ्टर, तो मीनिंग चेंज हो गया। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं लुक इनटू, लुक का मतलब देखना, बट जब हम लुक इनटू की बात करते हैं तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। सो ये खासियत होती है स्टूडेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस की। अगर हमारे पास या हमें इडियम्स एंड फ्रेजेस की जानकारी है तो हमारी जो लैंग्वेज होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 25,000 ना, लगभग 25,000 इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं। अब सपोज करो कि आपको टेक्स्ट में ऐसा दिख गया, किक दी बकेट। अब जो स्टूडेंट किक दी बकेट का मतलब नहीं जानता है, उसको नहीं पता कि किक द बकेट क्या है, एक इडियम है, वो तो इसका अर्थ यही निकालेगा ना कि बाल्टी को लात से मारना। लेकिन अगर आप जानकार हो, आपको इडियम्स पता है, तो आप सीधा सीधा मीनिंग को क्या करेंगे? एनकाउंटर कर जाएंगे, उसको फेस कर जाएंगे कि किक द बकेट का मतलब क्या होता है? टू डाई, टू डाई। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें सोर्सेस की ना, सोर्सेस की बात करें या फिर अगर हम ऑरिजिन की बात करें ना, सोर्सेस की बात करें या फिर हम ऑरिजिन की बात करें कि ये इडियम्स आते कहाँ से हैं, इडियम जनरेट कहाँ से होते हैं, तो स्टूडेंट मैंने शुरुआत में ही बताया कि इडियम्स को हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है? चीज़ों को बाखूबी ऑब्ज़र्व करके हमारे सामने शब्दों में बयां किया है। जैसे उनका जो भी लोकल कस्टम रहा है, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सोर्सेस हैं या ऑरिजिन्स हैं, बहुत सारे इडियम्स बने हैं कहाँ से? फ्रूट से ना। फ्रूट्स को देख के लोगों को मोटिवेशन मिला तो उन लोगों ने क्या किया? फ्रूट से इडियम बना दिया। जैसे उन लोगों ने इडियम तैयार करा कहाँ से? फ्लावर से इडियम बन जाता है। इडियम कहाँ से बन जाता है? बर्ड से बन जाता है। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एनिमल से लिख सकता हूँ। फिर इडियम कहाँ से बनता है? पार्ट्स ऑफ बॉडी से बनता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से बनता है। या फिर कोई पर्सनालिटी है
ठीक है, कोई पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी से बन जाता है, या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस को और कहाँ से बनाया जा सकता है, कोई मेथोलॉजी है या फिर कोई स्टोरी है, वहाँ से भी इडियम को ऑरिजिन किया गया है, बनाया गया है। जैसे अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, तो ये एक इडियम है। एप्पल पाई ऑर्डर कहाँ से बना है, फ्रूट से बना है। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस कहाँ से आया, फ्लावर से बना है। अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बर्ड्स की अगर बात करें एज क्रो फ्लाइज हम लोग लिख सकते हैं, एज क्रो फ्लाइज ना, एज क्रो फ्लाइज। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे डार्क हार्स लिख दिया, डार्क हार्स, सब अलग अलग इडियम है। पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एन आई वॉश ना, क्या लिखा गया, एन आई वॉश लिख दिया गया। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो जैसे लिख दिया गया हरकुलियन टास्क लिख दिया गया, हरकुलियन टास्क। अगर हम लोग मेथोलॉजी की बात करें तो लिख दिया गया अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि हमारे इडियम के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। फ्लावर से बनता है, फ्रूट से बनता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी से बनता है, कोई एनिमल है उससे बनेगा, बर्ड से बनेगा, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी है, तो वहाँ से इडियम फ्रेजेस बनते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस पे चर्चा करेंगे जो एसएससी के एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्लास में हम लोग जितने भी इडियम्स को देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे और संभावना पूरी रहेगी कि शायद ये भी आगे पूछे जाएं। स्टूडेंट्स अब होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में आए, लेकिन हमारे पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि हमने ये इडियम पढ़ा है, इसका मतलब तो ये होता है। सो गिवन ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं, एक दो ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा सकते हैं, तो हम लगभग आंसर के करीब होते हैं। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा जो हमने पढ़ा है वही आ जाए, पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी एग्जामिनेशन में इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं। तो आज वाले क्लास में लगभग मैं 10 से 15 इडियम को हम लोग चाहेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। इसके बाद लगातार हम लोग एक क्लास में 30 से 40 इडियम को करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सीरीज ए से। पहले हम लोग ऐसे इडियम्स को देखेंगे जिनकी स्टार्टिंग ए से होती है, फिर बी पे चलेंगे, सी पे चलेंगे, ऐसे जहाँ तक पॉसिबिलिटी बनती है हम लोग सारे के सारे अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज़ ए। तो स्टूडेंट अगर हम लोग ए सीरीज़ की बात करें, इडियम्स की बात करें, तो मैंने यहाँ पे पहला इडियम लिखा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, तो क्या लिखा गया स्टूडेंट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। फिर यहीं पे मैंने लिख दिया एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल पाई ऑर्डर। फिर यहीं पे मैंने लिख दिया एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज। फिर स्टूडेंट्स अगला मैंने यहाँ पे लिखा अबव बोर्ड, अबव बोर्ड। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्मा मैटर, अल्मा मैटर। स्टूडेंट अगला इडियम मैंने यहाँ पे लिखना चाहा एड फ्यूल टू द फायर ना, एड फ्यूल टू द फायर। और नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा और रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम लोग इतने इडियम्स का मतलब देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, कॉज ऑफ फाइट, कॉज ऑफ फाइट, कॉज ऑफ फाइट। अगर हिंदी में मतलब जानना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं कलह की वस्तु,
कलह की वस्तु, मतलब झगड़े की जड़। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। अगर इस इडियम को हमें याद करना है तो स्टूडेंट हम लोग कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो बचपन में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था कि पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो मार्केट जाते हैं और मार्केट से वो लाते क्या है? एक एप्पल ना। मार्केट से कितना? एक एप्पल लेके आए। जब वो घर पे पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि एप्पल को खाने के लिए दो लोग हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, और ये सब लोग जानते हैं ना, भाई बहन का झगड़ा। सेब अगर आ जाए तो भाई बोलेगा मैं खाऊंगा, बहन बोलेगी नहीं एप्पल को मुझे ही खाना है। तो इसको लेके दोनों में क्या होता है? दोनों में हो जाता है फाइट। तो झगड़े की वजह कौन बन गया? एप्पल बन गया ना। झगड़े की वजह कौन बना? एप्पल बन गया। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जहाँ भी आता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़, कलह की वस्तु। और वैसे भी दो पार्टीज़ अगर लड़ रही हैं, दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने की कोई ना कोई वजह होगी ना। जैसे मान लीजिए आपने क्लास में बेंच पर बैठने के लिए झगड़ा कर लिया, सामने वाले स्टूडेंट का आपने मुंह तोड़ दिया कि नहीं मुझे इसी बेंच पे बैठना है, तो वो बेंच क्या हो गई? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब उस बेंच पे बैठने की वजह कुछ भी रहा हो, कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, एकदम मेंटेन करते हैं, हाँ एकदम डिस्टेंस सही है, बराबर चल रहा है, कि मतलब क्या है कि नहीं वो मेरे एकदम सीधान पे बैठी, मेरे एकदम सीधे पे बैठी। तो कभी कभी हम लोग ऐसा करते थे कि बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर लेते थे। तो झगड़े की जड़ क्या हो जाती है? वो बेंच को हम लोग क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो कि काश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। काश्मीर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर झगड़े की वजह है तो वो कौन है? काश्मीर। तो काश्मीर को हम लोग बोल सकते हैं क्या? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दो फ्रेंड आपस में लड़ गए, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आपने देखा था, दो लोग आपस में लड़ गए, किस लिए? आलिया के लिए। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि आलिया वाज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन द मूवी द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो बोल सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और लॉजिकली समझना चाहें तो क्या लिखा गया? डिस्कॉर्ड। अब स्टूडेंट ये जो डिस्कॉर्ड है एक्चुअली ये दो शब्दों का मेल है, एक डिस दूसरा कॉर्ड। डिस होता है प्रीफिक्स, डिस क्या होता है? प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है नॉट, और कॉर्ड का मतलब होता है हार्ट। कॉर्ड एक रूट वर्ड है जिसका संबंध किससे होता है? हार्ट से होता है। जैसे कार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजी, ये सब बनता है ना, कार्डियक, तो जिनका संबंध किससे होगा? हार्ट से होगा, उसमें आपको कॉर्ड दिखता है। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है कि दो लोगों का हार्ट, डिस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मीनिंग आता है, उनका जो हार्ट है मैच नहीं कर रहा है, मतलब दो लोग हैं उनके दिल की बातें ना एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फाइट। मतलब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब तैयार हुआ कॉज ऑफ फाइट। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें एप्पल पाई ऑर्डर, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेल अरेंज्ड। क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम लोग बोलते क्या है? वेल अरेंज्ड। तो वेल अरेंज्ड का मतलब क्या होता है? वेल अरेंज्ड का मतलब होता है सुव्यवस्थित ना। वेल अरेंज्ड का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, या हम ऐसा बोल सकते हैं इन प्रॉपर ऑर्डर, इन ऑर्डर। जब चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित होती है ना, जैसे हमने देखा होगा कि जब लोग एप्पल को क्या करते हैं? सेल करते हैं, एप्पल को बेचते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? एप्पल को कुछ इस तरीके से लगाते हैं ना, इस तरीके से लगाते हैं कि नहीं ना। जो लोग क्या करते हैं, वो जो लकड़ी का ठेला होता है ना, उस पर रख के सेब को बेचते हैं, तो किस तरीके से रखे रहते हैं? इस तरीके से रखते हैं। तो सभी एप्पल कैसे होते हैं? ऑर्डर में होते हैं, मतलब इनको वेल अरेंज्ड है। तो हम लोग यहाँ से मीनिंग को याद कर सकते हैं कि एप्पल पाई ऑर्डर, मंडी में सेब बेचने वाला सेब को कैसे बेचता है? एक सेब के ऊपर दूसरा सेब रखता है, मतलब सेब को क्या किया हुआ है? वेल अरेंज किया हुआ है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है वेल अरेंज्ड। अब इसको अगर आप एग्जाम्पल में यूज़ करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि व्हेन आई गॉट माई ऑफिस आई फाउंड माई ऑल डॉक्यूमेंट्स एप्पल पाई ऑर्डर। जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखे? एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सुव्यवस्थित। आई थिंक स्टूडेंट ये चीज़ भी आपको याद हो गया होगा। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब व्यवस्था, मतलब सुव्यवस्थित।
अगर हम लोग बात करें एप्पल ऑफ वंस आइज, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्पल ऑफ वंस आइज? तो स्टूडेंट इसको हम लोग बोलते हैं वेरी डियर टू समवन, वेरी डियर टू समवन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या है, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत प्रिय है, आपको बहुत डियर है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एप्पल ऑफ वन साइज। वैसे भी अगर देखें आँखों का तारा होना, जब हम रात में कभी छत पे सोते हैं ना, तो आसमान में तारों को देखते हैं और वो तारे हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी कभी हम लोग झूठा प्रॉमिस भी कर देते हैं ना कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम। भाई साहब अभी किसी ने कहा नहीं तो आसमान में एक भी तारे नहीं होते, सब आज तारे ज़मीन पे घूमते होते। खैर कोई कहता नहीं है वेरी डियर टू समवन ना, वेरी डियर टू समवन का मतलब क्या होता है, आँखों का तारा होना। तो स्टूडेंट अगर एप्पल्स को ना, जैसे वेल अरेंज्ड एप्पल रखा गया है, तो वो एप्पल आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, प्यारे लगते हैं। तो एप्पल ऑफ वन साइज़ का मतलब क्या होता है, वेरी डियर टू समवन। जैसे आप एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हो कि श्रवण कुमार वाज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट साइज ना, मतलब श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको याद हो जाएगा। तो हमने ये देखा ना कि ये इडियम कहाँ से आए हैं, सब एप्पल से आए हैं। और एप्पल का मतलब, अरे यार बचपन से पढ़ते आए हैं, एप्पल का मतलब से होता है। और वैसे APPLE इसको किस में कंसिडर करेंगे हम लोग, फ्रूट में कंसिडर करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अबव बोर्ड, तो अबव बोर्ड का शाब्दिक अर्थ ऐसा मत निकालना, ये बोर्ड अबव मतलब ऊपर, बोर्ड के ऊपर बंदर हो गया, बोर्ड के ऊपर बैठोगे। अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑनेस्ट एंड फेयर। यू कैन से माई फादर इज़ अबव बोर्ड इन हिज बिजनेस, माई फादर इज़ अबव बोर्ड इन हिज बिजनेस, मतलब मेरे फादर अपने व्यवसाय में क्या है, सही और ईमानदार हैं ना। यू कैन से ऑल द टीचर्स आर अबव बोर्ड इन देयर टीचिंग्स ना, सभी टीचर्स क्या हैं, अपने टीचिंग में क्या हैं, ईमानदार हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, सब मेहनत से पढ़ाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें अल्मा मैटर, तो स्टूडेंट अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है, एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी गॉट आवर फर्स्ट एजुकेशन ना। क्या लिखा गया स्टूडेंट, एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी गॉट आवर फर्स्ट एजुकेशन, कोई ऐसी संस्थान जहाँ पे हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी हो। तो हिंदी में स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं मातृ संस्था ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं हम लोग मातृ संस्था, मातृ संस्था। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हमने अपनी पहली शिक्षा पाई हो। तो स्टूडेंट हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आवर होम ना, आवर होम इज़ आवर अल्मा मैटर, या माई होम इज़ माई अल्मा मैटर, मतलब मेरा घर ही मेरा क्या है, मातृ संस्था है। अगर स्टूडेंट इसको याद करना है कि अल्मा मैटर का मतलब होता है मातृ संस्था, नाउ यू कैन फाइंड आउट निमोनिक्स इन दिस एक्सप्रेशन अल्मा। क्या लिखा गया स्टूडेंट, अल्मा। अब ज़रा सोचो कि आप अल्मा, जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तो पढ़ने जब जाते थे हम लोग 1-2 में थे, जब केजीज में पढ़ रहे होते थे, तो हम लोग कभी आपस में बात करते थे ना, तो लैंग्वेज उस समय क्लियर नहीं हुआ करती थी। जैसे हम लोगों को अरे यार बोलना था तो हम लोग क्या बोलते थे, अले याल बोलते थे ना। और अरे माँ को क्या बोलते थे, अले माँ। तो अरे माँ को हम अले माँ कब बोलते थे, जब हम छोटे थे। तो यहाँ पे दिख रहा ना स्टूडेंट, अल्मा ना, अल्मा। मैटर का मतलब समझ लो कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मैटर सिखाए जाते हैं ना, जैसे स्टडी मटेरियल है बहुत, उसको हम लोग मैटर ही बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा मैटर सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी गॉट आवर फर्स्ट एजुकेशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हमें हमारी प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अल्मा मैटर। नेक्स्ट क्या दिया है, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टू मेक दी मैटर वर्स, टू मेक दी मैटर वर्स, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, आग में घी डालना। क्या बोलेंगे, आग में घी डालना, मतलब क्या होता है, मामले को बद से बदतर बना देना। कोई मामला है और ज़्यादा ख़राब कर देना।
उसको हम लोग बोलते क्या हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर। वैसे स्टूडेंट्स अगर कहीं पे आग लगी है, आग बुझेगी तब जब आप डालेंगे पानी। अब अगर आग में आप फ्यूल डाल रहे हैं तो आग क्या होगा, और बढ़ जाएगा। यहाँ देखो भाई, ऐड फ्यूल टू द फायर। फायर में आप क्या डाल रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं। आग लगी है, पेट्रोल फेंकेंगे क्या, पेट्रोल फेंकेंगे मतलब आग तो और बढ़ जाएगा, आपको पानी फेंकना चाहिए। तो स्टूडेंट अक्सर हमने देखा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई पूजा पाठ या हवन कराते हैं, तो वहाँ पे क्या करा जाता है, जो फायर जल रही होती है ना, अग्नि कुंड में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं। जैसे गुड़ होता है, जो होता है, उसको मिक्स करके हम फ्यूल बनाते हैं, और हमारे जितने सारे पाप होते हैं सबको स्वाहा कर देते हैं उसमें डाल के ना, ऐसा करा जाता है। और ये चीज़ें हम लोग तब तक करते हैं जब तक सारी चीज़ें समाप्त नहीं हो जाती हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, वो आग बुझे ना, अग्नि कुंड का आग बुझे ना, इसलिए हम लोग क्या, फ्यूल करते हैं ना। ऐसे जब दो पार्टी, मान लीजिए फादर और सन में क्या है, डिसएग्रीमेंट है, और आप जाके वहाँ पे फादर को क्या करते हैं, सन के खिलाफ भड़काते हैं। एक तो फादर पहले से सन से नाराज़ है ना, ऊपर से आपने बोल दिया कि तो फेल हो गया, पढ़ता लिखता नहीं कुछ, तो वो क्या करेंगे ना, मैटर तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इस काम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है, टू मेक द मैटर वर्स। सो नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ रेड लेटर डे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ रेड लेटर डे। तो इसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि अ रेड लेटर डे, लाल पत्र वाला दिन। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा, अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डे। एन इम्पॉर्टेंट डे मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे आप बोल सकते हो क्या, 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ना, मतलब 15 अगस्त भारत के इतिहास में क्या है, 15 अगस्त भारत के इतिहास में क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 7 इडियम्स ना यहाँ पे याद हो गए होंगे, क्लास में याद हो गए होंगे। बस एक बार आपको और लिंक लगा के इनको पढ़ना है ताकि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। तो स्टूडेंट 7 हो गए। अभी मैं 3 इडियम्स की हम लोग और बात करेंगे। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँगा इसको। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं इडियम्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग 8वें नंबर पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल एंड सन ड्राई ना, ऑल एंड सन ड्राई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक। ओके स्टूडेंट, सारे के सारे इडियम्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम लोग बात करें ऑल एंड सन ड्राई का मतलब क्या होता है, ऑल एंड सन ड्राई का मतलब होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने सेंटेंस क्रिएट किया कि ऑल द टीचर्स शुड टीच देयर स्टूडेंट ऑल एंड सन ड्राई, मतलब टीचर्स को अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए ना, बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना चाहिए। कैसे याद करेंगे इसको, तो अगर हम लोग निमोनिक्स बनाए तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिल गया, सन, और यहाँ पे क्या मिल गया, ड्राई। सन ड्राई मतलब सन किसी को ड्राई कर रहा है। सपोज करो कि 2 लोगों का छत है ना, पहले वाले इंसान ने छत पे कपड़ा डाला है, दूसरे वाले इंसान ने भी छत पे कपड़ा डाला है। अगर धूप होगी ना, सूर्य की किरणें आएंगी तो दोनों कपड़ों पे जाती हैं ना, और दोनों कपड़ों को बिना किसी भेदभाव के सुखाती हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो अमीर है, धूप पहले उसके यहाँ जाएगा, ये इंसान गरीब है, इसके यहाँ धूप बाद में जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऑल एंड सन ड्राई का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट ऐसा आप याद कर सकते हो, क्या करता है, सन ऑल पर्सन को ड्राई करता है। सन ऑल पर्सन को ड्राई करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के ना। सन क्या करता है, सबको ड्राई करेगा ना, सबको धूप देगा, बिना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टली बट यूजलेस ना। कॉस्टली बट यूजलेस का मतलब क्या होता है, महंगा पर बेकार। कोई चीज़ बहुत कॉस्टली है लेकिन आपके यूज़ में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, अ वाइट एलिफेंट।
स्टूडेंट इसके पीछे एक मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी ये है कि श्याम का एक राजा था, जब भी उसका मन करता था कि मैं किसी दरबारी को भिखारी बना दूं, तो उसको खाने पे बुलाता था, और जब खाना वो दरबारी खा लेता था तो उसको एक वाइट एलिफेंट ना गिफ्ट कर देता था। अब चूँकि राजा ने गिफ्ट दिया है तो वो दरबारी लेने से मना भी नहीं करता था। अब आपको पता है कि हाथी कितना खाता है, बहुत सारा खाता है, तो दरबारी क्या करता, हाथी को खिलाने पिलाने के चक्कर में बेचारा खुद का खाना भूल जाता था, और इस प्रकार से वो बेघर हो जाता था, भिखारी हो जाता था हाथी को खिलाते खिलाते। तो वो हाथी उसके लिए कौन सा गिफ्ट था, कॉस्टली, लेकिन किसी काम में नहीं आ रहा था, तो क्या बन गया, यूजलेस बन गया। जैसे हम बोल सकते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर वाइट एलिफेंट। अब आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे, बट आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। आप मेहनत करोगे, पूरी शिद्दत के साथ काम करोगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या होता है,